Good morning, class. So here, chapter 3 of class 10th, and that is the chapter is genetics. ठीक है, तो हम अब शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर जेनेटिक्स। ये बायो का चैप्टर है, आपके बायोलॉजी का, और जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा वो था आपके केमिस्ट्री का चैप्टर। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, जीन और ये जेनेटिक्स। ठीक है पूरा। तो द ब्रांच ऑफ साइंस जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of the characteristics of heredity and variations of living being is called genetics। देखो जेनेटिक्स क्या है? एक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी करी जाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स की। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की? हेरिडिटी वाले कैरेक्टर्स, और उन कैरेक्टर्स के अंदर जो वेरिएशन हुए हैं वो। ठीक है, लिविंग बीइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेरिडिटी के जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसके बारे में स्टडी की जाती है। साइंस की उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है जेनेटिक्स की। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये है आपका जेनेटिक्स। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है आपको कि आपका जैसे कोई पेरेंट है, ये कोई पेरेंट है और ये कोई डॉटर सेल है उसकी, ये डॉटर है। ठीक है, तो इनके जो कैरेक्टर थे, जैसे कि इनकी आईज कैसी थी? ब्लू आईज थी, ब्लैक हेयर थे, ब्लैक हेयर थे। उसके बाद स्किन कलर कैसा था? थोड़ा सा स्किन कलर में बोलूँ अगर यहाँ पर तो फेयर स्किन थी। कैसी स्किन थी? फेयर। तो ये कुछ कैरेक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर ना जितने भी कैरेक्टर है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, उसको कौन कैरी करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर? जीन। कौन कैरी करके? आपने 9th क्लास में जब सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जीन क्या होता है। और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं हम हमारी जाते हैं क्लास 9th के अंदर। तो आपको याद होगा आपने पढ़ा था न्यूक्लियस। क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस। ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये होती है डीएनए। और डीएनए के जो छोटे सेगमेंट होते हैं ऐसे, मतलब ये डीएनए है, डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? डीएनए। और डीएनए की छोटी छोटी सेगमेंट क्या कहलाती है आपकी? सॉरी, क्रोमोसोम्स की छोटी छोटी सेगमेंट कहलाती है डीएनए, और उनके ऊपर जो उनकी फंक्शनल यूनिट लगी होती है वो होती है आपके जीन। और ये जीन क्या कैरी करते हैं? हर कैरेक्टर को कैरी कौन करता है? जीन। जैसे कि अगर ब्लू आईज है या ब्राउन आईज है तो उनके जीन है हमारी बॉडी में। ब्लैक मतलब हेयर के कलर का जीन है, हेयर के नेचर का जीन है। कर्ली है तो कर्ली का जीन है, स्ट्रेट है तो स्ट्रेट हेयर का जीन अलग है। हम फेयर है तो उस फेयरनेस का जीन अलग है। ठीक है, हमारी आवाज का जीन अलग होता है। मतलब हर चीज के जीन्स होते हैं। वो जीन्स ही जो होता है जो कैरेक्टर कैरी करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं जीन। तो ये जीन क्या होते हैं? पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर होते हैं? डॉटर सेल के अंदर। तो ये जो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले जो कैरेक्टर होते हैं ना, उसे बोला जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर कहा जाता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर। और यही क्या होती है? हेरिडिटी होती है। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर क्या है? हेरिडिटी। और क्या कभी देखा मतलब बिल्कुल सेम होते हैं पेरेंट्स से? बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं पेरेंट्स के? एकदम 100% सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है, थोड़ी बहुत पापा से, थोड़ी बहुत मम्मी से, कभी दादा से, कभी दादी से, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मतलब कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जब कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, जैसे कि मदर की आईज ब्लू है और फादर की आईज ब्राउन है, तो इसके जीन कुछ इसमें आए होंगे, कुछ इसमें आए होंगे, या फिर या तो माँ के आए होंगे जीन या फिर पापा के आए होंगे। पर अब जिसके आए हैं वही कैरेक्टर होता है। तो मतलब या फिर दोनों का मिक्स भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। ये एक क्या हो गया? वेरिएशन हो गया।
मतलब बिल्कुल डिक्टो कैरेक्टर नहीं आता, कार्बन कॉपी 100%। थोड़े बहुत चेंज होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, थोड़े बहुत चेंज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेरिएशन। क्या कहा जाता है? वेरिएशन। ठीक है। तो कभी कभी तो पेरेंट्स के बिल्कुल सेम होते हैं बच्चे, और कभी कभी वेरिएशन भी हो जाता है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो, द फर्स्टली वर्ड जेनेटिक्स वाज यूज्ड बाय बेटसन। ठीक है, आपने अब डेफिनेशन लिखी है, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें। जेनेटिक्स वर्ड फर्स्टली यूज्ड बाय, फर्स्टली द जेनेटिक्स वर्ड, firstly the genetics word used by, sorry, used by बेटसन, ये ई है, ठीक है। बेटसन इन 1905, ठीक है, 19 मतलब 1905 के अंदर फर्स्टली जेनेटिक्स वर्ड किसने यूज किया? बेटसन ने यूज किया। और ये वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है? दिस वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, दिस वर्ड originated from, sorry, this word has originated from, has originated from where? द ग्रीक वर्ड। कहाँ से मिला है हमें? ये ग्रीक वर्ड से, यह हमें एक ग्रीक वर्ड से मिला है, और वो ग्रीक वर्ड क्या है आपका? जीन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका, दिस वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन। अब है आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर क्या होता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर की डेफिनेशन दे रखी है आपको, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट तो आपने लिखा जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी, ठीक है। जेनेटिक्स की डेफिनेशन के बाद ये दो पॉइंट्स, और फिर से आपको लिखना है यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है एक, हेरिडिटरी, हेरिडाइटरी हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। तो ये है आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर। क्या होता है? वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट जनरेशन से किस में आता है? कहाँ से? पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग की जनरेशन में आता है। वो तो ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टर इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि क्या? ट्रांसफर किसका? ट्रांसमिशन वेरियस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का। वो कैरेक्टर जिनको कौन कैरी कर रहा है? जीन, उन्हें जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर जिनको जीन कैरी करता है उसे हम जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हेरिडिटरी कैरेक्टर की डेफिनेशन आएगी, ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि ट्रांसमिशन होना जेनेटिक कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि मतलब विच टेक प्लेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो कि टेक प्लेस होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, थ्रू गैमेट फॉर्मेशन। किसके थ्रू? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू। जब गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स जैसे एक मेल से बनता है, एक फीमेल से बनता है, दोनों मिलके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इसके क्रोमोसोम्स इसमें जाते हैं, इसके जीन इसमें जाते हैं, इसके जीन इसमें जाते हैं, और दोनों के जीन फिर, तो किसके थ्रू? गैमेट जब बनते हैं, तो ये जेनेटिक कैरेक्टर जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को तो कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर, ठीक है। इन कैरेक्टर्स को क्या कहा जाता है? देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, यहाँ पर है, ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस जेनेटिक कैरेक्टर इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज take place from generation to generation in living organisms through gametes during the process of sexual reproduction.
अब यहाँ पर है आपका दिस कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर। तो अगर मैं हेरिडिटरी की कैरेक्टर की डेफिनेशन लिखूं तो the characteristic which transmit during the process of reproduction is known as hereditary character। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर आपका the characteristics, the genetic characteristics भी लिख सकती हूँ, the genetic characteristics the genetic characteristics which transfer या फिर which transmit from one generation to another generation या फिर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिखा हमने? द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसमिट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स which transmit from one generation to another generation in living organisms during the process of sexual reproduction। ब्रैकेट में लिख देना किससे ट्रांसफर होते हैं वो? गेमेट्स से। गेमेट्स ही होते हैं जो मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते थे थ्रू गेमेट्स। गेमेट्स के थ्रू ही वो गेमेट्स ही ले जाएंगे उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। किसको? उन जेनेटिक कैरेक्टर को। ठीक है, तो द जेनेटिक कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर। TARY। ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। अब दिस ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो नेक्स्ट क्या होगा आपका? दिस ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर। इन हेरिडिटरी कैरेक्टर का क्या होना? ट्रांसमिट होना ही क्या है? मतलब देखो वो कैरेक्टर्स क्या कहलाते हैं? जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाने वाले, उन्हें बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर। और जिस प्रोसेस से जाते हैं वो कहलाता है आपका हेरिडिटी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस ट्रांसमिशन ऑफ this transmission of these hereditary character this transmission of these hereditary characters from parental generation to offspring is called हेरिडिटी। ठीक है, मतलब वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उन्हें तो कहा जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर। और जिस प्रोसेस से जाते हैं वो प्रोसेस कौन सी है आपकी? हेरिडिटी। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब है हेरिडिटी वर्ड जो था वो किसने दिया था? अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी। हेरिडिटी वर्ड
was proposed by Spencer, SPENCER, ठीक है, SPENCER in 1863, ठीक है. अब during the sexual reproduction, variation occur due to crossing over of gene among living organisms of a particular species. अब देखो वेरिएशन कैसे होता है, मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब मैं ये जैसे आपका मेल पेरेंट है और ये है आपका फीमेल पेरेंट, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू कुछ वेरिएशन होते हैं. जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स जब एक गैमेट में आते हैं तो इसके कुछ जीन इसमें चले जाते हैं और इसके कुछ जीन इसमें चले जाते हैं, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, आपस में क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाते हैं. तो उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ मिक्स हो जाते हैं, मतलब. तो इस क्रॉसिंग ओवर से फिर है ना ऑफस्प्रिंग में क्या आता है, वेरिएशन, थोड़ी सी वेरिएशन आती है, मतलब वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है. तो वो वेरिएशन किसके कारण आती है, क्रॉसिंग ओवर के कारण, ठीक है. तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए, प्रूव करने के लिए, समझने के लिए कौन आया, आया था मेंडल, ठीक है. तो ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन, ये दो पॉइंट्स, ये हेरिडिटी कैरेक्टर की डेफिनेशन, ये हेरिडिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट हो गया. तो ये क्या था सब आपका, ये सब जो था वो ये सब समझने के लिए और समझा इसको समझने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्जर जॉन मेंडल, ठीक है, ठीक है, उसका नाम था जॉन मेंडल. तो जॉन मेंडल ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो है ना एक मतलब चर्च के अंदर क्या था, एक चर्च के अंदर जो होते हैं ना, उसने उस चर्च में काम किया था, ब्रून सिटी के एक चर्च में, वहां का फादर था वो, उस चर्च का क्या था, फादर. तो वहां पर काम करते करते उसने क्या किया था, एक जैसे मैं बता रही, देखो जॉर्ज जॉन मेंडल 1822 में उसका जन्म हुआ था, कहाँ, कब, 1822 से 1884 में उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है. तो ये जॉर्ज मेंडल ने अपनी ग्रेजुएशन करी थी किसमें, फिलोसॉफी के अंदर की थी 1842 के अंदर. 1842 में उन्होंने क्या करी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी फिलोसॉफी के अंदर, ठीक है. तो इन्हें देखो, मेंडल का जन्म हुआ था आपका 1822 के अंदर, और इन्हें मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. देखो हम बात कर रहे हैं अभी आपका आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है मेन, और उसका नाम है, जैसे कि आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है, तो आप 3.1 डाल दो और लिखो मेंडलिज्म, ठीक है. तो मेंडलिज्म में क्या है, मेंडल मेंडल क्या एक तो है आपके ये जॉर्ज जॉन मेंडल, जिनका बर्थ हुआ था 1822 से 1884 तक थे, और इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है. बिकॉज ही वाज फर्स्ट जिन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था, किसके अंदर दिया था, प्लांट्स के अंदर इन्होंने हेरिडिटी का लॉ दिया था, किस तरह से हेरिडिटी की प्रोसेस होती है वो इन्होंने सबसे फर्स्ट में बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स, ठीक है. मेंडल 22 जुलाई 1882 के अंदर एक सिलिजियन विलेज में एक हेजेंडफ प्रोविंसेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जन्म होता है उनका, ठीक है, सिलियनसन विलेज के अंदर, और एक हेजियनडफ प्रोविंसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उनका क्या होता है, जन्म होता है. आफ्टर रिसीविंग द डिग्री ऑफ फिलोसॉफी इन 1842, 1842 में इन्हें डिग्री मिल गई एक फिलोसॉफी की, और ही बिकेम द फादर ऑफ चर्च, और वो क्या बन गए, एक चर्च के क्या बन गए, फादर बन गए, ब्रून सिटी के अंदर, ठीक है. ब्रून सिटी के अंदर वो क्या बन गए, एक चर्च के फादर बन गए. कौन से ईयर में, 1843 में. तो इन द चर्च गार्डन मेंडल एक्सपेरिमेंटेड हाइब्रिडाइजेशन ऑन गार्डन टी. तो चर्च का जो गार्डन था इनका, उन्होंने वहां पर क्या किया, उनके गार्डन के अंदर कौन से प्लांट लगते थे, पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे, पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम, ये आपके उस पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है.
तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया पी प्लांट्स में। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मेल लिया, फीमेल लिया, या फिर कोई भी दो प्लांट लिए और उनके बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, और फिर ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन करे, तो ये कहलाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो अलग अलग हाइब्रिड को क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या करवाई, एक एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, किसके ऊपर, पी प्लांट के ऊपर। कितने सालों के लिए, 7 साल के लिए। 7 साल तक इन्होंने क्या किया, 7 ईयर्स तक इन्होंने इन प्लांट्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा। और द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर पुट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर। और इस रिजल्ट को 7 साल के बाद उन्हें जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ इस एक्सपेरिमेंट से, उसे इन्होंने कहाँ पर मतलब लोगों के सामने कब रखा, एक रिसर्च पेपर के अंदर रखा, जो कि प्रेजेंटेड बिफोर ब्रून सोसाइटी, जो कि ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन द ईयर 1865 के अंदर प्रेजेंट किया गया। उसे उन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर में प्रेजेंट किया। और ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी इन 1865 के अंदर, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून सोसाइटी के अंदर उसे क्या किया गया, उस बुक के अंदर प्रेजेंट किया गया। और 1866 के अंदर दिस एक्सपेरिमेंट विथ देखो 1866 में क्या किया, दिस एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश किया गया इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर उस पूरी रिपोर्ट निकलती है इसकी एक एनुअल, उसके अंदर क्या किया गया, उसे इन्वॉल्व किया गया एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, किसके, कौन से एक्सपेरिमेंट के, ऑन गार्डन पी प्लांट के ऊपर, इस लॉ को क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या नाम दिया गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया, जो कि मेंडल ने ही प्रपोज किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, मेंडल डाइड, देखो 22 जुलाई 1822 में उनका बर्थ हुआ। और 6 जनवरी 1844 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, तो ये तो थे आपके मेंडल की हिस्ट्री, ये सारी क्या थी आपके मेंडल की हिस्ट्री। अब मेंडल ने सक्सेस क्यों हासिल करी, रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस, तो 3 रीजन है। मेंडल ने स्टडी करी एक पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन पर्टिकुलर कैरेक्टर एट वन टाइम। मतलब उन्होंने, मतलब टोटल एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी करी थी। वो सक्सेस क्यों हुए, उनकी सक्सेस का रीजन क्या थे, तो 3 रीजन थे, रीजन फॉर इज सक्सेस। तो हम लिखते हैं 3.1 पढ़ रहे थे हम मेंडलिज्म। अब है आपका 3.1। ठीक है, मतलब इसका एक टॉपिक है आपका, मतलब इसका एक टॉपिक है ए, जो कि है आपका रीजन फॉर मेंडल्स सक्सेस। रीजन रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस, जो कि क्या था, इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने टोटल 7 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी करी थी। तो एक साल में वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर स्टडी करते थे। तो इसलिए भी सक्सेस हुए ये, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पर सिर्फ एक ही हेरिडिटी, मतलब पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टर की हेरिडिटी की स्टडी उन्होंने सिर्फ एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की हेरिडिटी की स्टडी करी। ठीक है, तो मेंडल स्टडीड वन पर्टिकुलर हेरिडिटी ऑफ one particular characteristic at one time. Mendel very carefully performed a statistical analysis of entire data of his hybridization experiment. और मेंडल ने केयरफुली एक स्टेटिस्टिकल डाटा बनाया था, स्टेटिस्टिकल डाटा बनाया था उसके एक्सपेरिमेंट का, एंटायर डाटा ऑफ इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, बहुत केयरफुली। और थर्ड था इसका, मेंडल मेड अ केयरफुल चॉइस ऑफ प्लांट फॉर इस एक्सपेरिमेंट। और उसने जो प्लांट सेलेक्ट किया था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, वो बिल्कुल ही परफेक्ट था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए भी ये सक्सेस हुआ। क्यों, अब आपका थर्ड टॉपिक क्या आता है पता है, कि पी प्लांट क्यों परफेक्ट था, है ना। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट ही क्यों किया उसने उसने उसे परफेक्ट क्यों माना, और वो परफेक्ट था भी क्यों था, तो उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीजन है आपका कि ये है एक एनुअल प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है आपका, एक
एन्युअल प्लांट है, मतलब कि साल में एक बार, मतलब कि जैसे कि आता है साल में एक बार ही आता है, ठीक है। इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, साल में एक बार ही आते हैं। तो ये क्या है, एनुअल प्लांट है, मतलब हर साल आता है ये। तो ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 4 सालों में एक बार आ रहा है तो एक बार एक्सपेरिमेंट करा और फिर 4 साल का वेट करो, नहीं, ये हर साल हो रहा था, इसलिए 7 साल ही इनको लगे एक कैरेक्टर को स्टडी करने में, मतलब एक के लिए एक साल। तो ये एक एनुअल प्लान था, तो स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशन कुड बी पॉसिबली डन इन लेस टाइम। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब एक साल में एक ही, मतलब एक जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, तो कम टाइम में बहुत सारे जनरेशन की स्टडी हो गई। तो ये था फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन था बीइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर, homozygous और प्योर लाइन वेराइटी प्लांट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब इसके जो फ्लावर्स थे ना उसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट थे, मेल भी और फीमेल भी। तो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है इस फ्लावर में, तो दोनों में इजीली सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब खुद खुद में ही पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है खुद, तो उसी के फ्लावर के अंदर मेल भी और फीमेल भी है, तो दोनों के अंदर पॉलिनेशन जो होगा वो कौन सा होगा, सेल्फ होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराना भी यहाँ पर क्या था, इजी था, ठीक है। तो ये भी क्या था, हमारे लिए एक एडवांटेज था। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, मतलब कि एक फ्लावर का मेल और दूसरे फ्लावर का फीमेल क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन, और एक ही फ्लावर का मेल और एक ही फ्लावर का फीमेल होता है सेल्फ पोलिनेशन। अब है आपका होमोजाइग, अब है अब आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन कैन बी डन इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ इमस्कुलेशन। अब हमारा क्या था, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है और हमें कौन सा कराना है, क्रॉस। अब इधर मेल फीमेल दोनों होते हुए क्रॉस करवाना, मतलब इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस से होगा वो, ठीक है। इमस्क्यूलेशन, देखो इमस्क्यूलेशन या फिर इमस्क्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, मतलब अगर हमें यहाँ से फीमेल चाहिए और यहाँ से मेल चाहिए तो हम इसे कवर कर देते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, या तो फिर कट करके क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, जो चाहिए उसी को ओपन रहने देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। तो वो भी इमस्क्यूलेशन, इमल्सिफिकेशन नहीं है, इमस्क्यूलेशन की प्रोसेस से डन हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये था। और इन अ पी प्लांट वेरियस पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर फाउंड। और पी प्लांट के अंदर एक और एडवांटेज था कि बहुत सारे वेरियस कैरेक्टर प्रेजेंट थे, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके अंदर 7 कॉन्ट्रास्टिक कैरेक्टर प्रेजेंट थे, मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स थे, इसीलिए उनको कितने साल लगे, 7 साल लगे, तो इसीलिए हमने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। तो ये मैं आपको एक बार नोट्स बना के दे दूंगी पीडीएफ में, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कल हम शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट।